वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड जूलॉजी। पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट, उसके क्लासिफिकेशन और मोनोसेकेराइड के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यही है हमारा पूरा सिलेबस जो हमने पार्ट 1 में आधा कवर किया था और बाकी जो है वो हम इस पार्ट 2 में कंप्लीट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डाइसेकेराइड की डेफिनेशन को देखेंगे तो डाइसेकेराइड बेसिकली होते क्या है, ऐसे शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जिसे हम डबल शुगर भी कहते हैं, जो कि फॉर्म होते हैं दो मोनोसेकेराइड के कम्बिनेशन से। पहले भी मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन के दौरान कि जब दो मोनोसेकेराइड आपस में अटैच होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का लिबरेशन होता है, जिसकी वजह से डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं कि डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या हैं, तो इसमें हमारा आ जाता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं माल्टोज का, तो जब भी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का लिबरेशन होता है और तब जाके फॉर्मेशन होता है माल्टोज का। और अगर इसके हम केमिकल फार्मूले के बारे में बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला होता है C12H22O11। अब ये फार्मूला जो है C12 क्यों है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की संख्या होती है वो 12 होती है, और H22O11 क्योंकि जब भी हम इसका कंडेंसेशन कराते हैं तो उसमें से दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका फार्मूला जो है वो C12H22O11 हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें कुछ और भी डाइसेकेराइड होते हैं, जैसे कि हमारा लैक्टुलोज, टेराहेलोज एंड सेल बायोज। डाइसेकेराइड फॉर्म थ्रू dehydration reaction in which total of one water molecule is removed from the two monosaccharide। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब भी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल का लिबरेशन होगा, जिसकी वजह से हमारे डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है कि हमारे पास दो मोनोसेकेराइड के यूनिट हैं। एक यूनिट हमारा ग्लूकोज का है और दूसरा यूनिट हमारा जो यहाँ पे है ये फ्रक्टोज का है। ग्लूकोज हमारा रिंग कंपाउंड आप देख रहे हैं जिसमें कि 6 आर्म है, और दूसरा हमारा फ्रक्टोज है जो कि पेंटोज स्ट्रक्चर बना रहा है। तो जब भी हम इन दोनों को आपस में कंडेंस कराते हैं तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का लिबरेशन होता है, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड बना है, जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो हमारा डाइसेकेराइड है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो एग्जांपल में आपको बताया था कि सुक्रोज कैसे बनता है, लैक्टोज कैसे बनता है, माल्टोज कैसे बनता है, तो उस एग्जांपल को हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और दूसरा भी हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो जब ये दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हुए तो उसके दौरान क्या हुआ कि एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हुआ, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें से लिबरेट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे इन दोनों का कंडेंसेशन होता है और ये दोनों एक दूसरे से एक बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाते हैं, जिसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसे लिबरेट हुआ है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो कि हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और दूसरा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हुए हैं, तो उस टाइम पे हमारा सुक्रोज बना है, और ये भी एक दूसरे से कैसे अटैच है, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे जो डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें एक मॉलिक्यूल हमारा गैलेक्टोज का है और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा ग्लूकोज का है। तो जब यहाँ पे ये दोनों आपस में कंडेंस हुए हैं तो यहाँ भी सेम कंडीशन में H2O जो है वो रिलीज हुआ है, और इनके कंडेंसेशन की वजह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो इन दोनों को अटैच करा रहा है, और जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बना है वो हमारा लैक्टोज है। आइए हम माल्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो कि हमारा माल्ट शुगर भी इसे हम कहते हैं। और अगर इसमें हम देखें तो जिसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा 1,4, यानी कि एक मॉलिक्यूल का पहला वाला कार्बन और दूसरे का फोर्थ वाला जो कार्बन होता है, इनके बीच में अटैचमेंट होता है। आगे हम देखते हैं तो जो माल्टोज
शुगर है या फिर जो हमारा माल्ट शुगर है, एक तो ये हमें ऐसे मिल रहा है जैसे कि दो मोनोसेकेराइड जब आपस में कंडेंस हुए तो इस माल्टोज का फॉर्मेशन हुआ। और दूसरा हमें इस तरीके से भी मिल सकता है कि जो हमारा स्टार्च होता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, जब इसका ब्रेक डाउन होता है अल्फा एमाइलेज की प्रेजेंस में तो भी हमें इस डाइसेकेराइड का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमें फाउंड होता है। अभी ये अल्फा एमाइलेज जो है ये मेनली कैसे इसको ब्रेक डाउन करता है, तो जैसे भी हम फूड को इंटेक करते हैं, ठीक, तो वो फूड जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है माल्टेज एंजाइम। ये माल्टेज एंजाइम जब उस पर वर्क करती है, उसका ब्रेक डाउन करती है, तो वहाँ से हमें 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिल जाते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल में हमें क्या देखेंगे कि जो बर्ली सीड होते हैं, जैसे हम ग्रेन में जो आते हैं, जर्मिनेटिंग सीरियल्स जो होते हैं, और जो हमारा माल्ट होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, माल्टोज के ही एग्जाम्पल हैं। आगे हम देखते हैं कि वन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन इज फ्री, सो माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है कि जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं। तो मेनली एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होते हैं जिसमें अगर हम ओपन चेन के स्ट्रक्चर में देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाया जाता है। हम दूसरा एग्जाम्पल हमारा देखते हैं लैक्टोज, जिसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो β14 कार्बन पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, और इसमें जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो भी फ्री होता है। तो लैक्टोज भी हमारा कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। अभी हम बात करें कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें लैक्टोज मिलता है, तो जितने भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होते हैं सब में लैक्टोज उपस्थित होता है। लैक्टोज जो होता है वो लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में भी पाया जाता है, जो कि जो इन्फेंट होते हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो एंजाइम लैक्टेज होती है ये भी हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ये हाइड्रोलाइज करती है लैक्टोज को, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है मोनोसेकेराइड का, जिसमें हमारा पहला मोनोसेकेराइड जो होता है वो ग्लूकोज होता है और दूसरा मोनोसेकेराइड जो होता है वो हमारा गैलेक्टोज होता है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि हमारा सुक्रोज है, जिसका बेसिक फार्मूला C12H22O11 होता है, क्योंकि ये भी क्या है, हमारा एक डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल है। अभी इसमें हम देखते हैं कि सुक्रोज जो है ये भी जब दो मोनोसेकेराइड आपस में कंडेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे दोनों मोनोसेकेराइड सेम नहीं है। एक हमारा ग्लूकोज है तो दूसरा हमारा फ्रक्टोज है, एक हेक्सागोनल है तो दूसरा हमारा पेंटागोनल है। जब ये आपस में कंडेंस होते हैं तो यहाँ भी एक वाटर मॉलिक्यूल का लिब्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा ये सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है, सुक्रोज जो हमारा प्रोडक्ट है ये फॉर्म होता है। ये जो है हमारा नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड है, और इसे हम कॉमनली टेबल शुगर या फिर केन शुगर के नाम से भी जानते हैं। जो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल होता है, जब ये भी दो मोनोसेकेराइड जब आपस में कंडेंस होते हैं तो ये भी क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है, और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। सुक्रोज के टेस्ट के बारे में बात करें तो वो स्वीट टेस्ट का होता है। हमारा तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा पॉलीसेकेराइड है, जो कि एक मेजर क्लास होता है बायोमॉलिक्यूल का। और इसमें अगर हम देखें तो ये लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें कि कई सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं। ये मोनोसेकेराइड सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम जो मोनोसेकेराइड होते हैं उसे हम होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, और जिसमें कि जिस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि अलग अलग मोनोसेकेराइड आपस में अटैच होकर के पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसे हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के मोनोसेकेराइड उसमें अटैच हो रहे हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं तो जो पॉलीसेकेराइड होता है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है एनिमल सेल में, और प्लांट में ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है पॉलीसेकेराइड का, कि जो नेचुरल पॉलीसेकेराइड होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में सबसे फर्स्ट हम जो देखते हैं वो हमारा एग्जांपल है काइटोसन। अब काइटोसन हमें कहाँ से मिलता है, तो जो हमारे श्रिम्प सेल्स होती हैं, जो हमारे क्रैब सेल्स होती हैं, जो हमारे इंसेक्ट और फंजाई होते हैं, वहाँ से हमें ये पॉलीसेकेराइड मिलता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पे पेक्टिन है, और ये पेक्टिन जो है वो हमें एप्पल, सिट्रस पील, सनफ्लावर हेड रेसिड्यू, शुगर बीट और बाकी सारी चीज़ों में मिलता है। अगर हम शुगर बीट की बात करें तो नॉर्मली हम इसे चुकंदर कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा सेलुलोज है, जो कि वुड, कॉटन, हेम्प, बैक्टीरिया वगैरह में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे कि हमारा अगला नेचुरल पॉलीसेकेराइड क्या है, तो ये हमारा आर्जिनेट है, जो कि मेनली हमारे
ब्राउन एल्गी में मिलता है। और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस, सारगासम, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि ब्राउन एल्गी के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अगला एग्जाम्पल है जिसे हम डेक्स्ट्रन कह रहे हैं। ये मेनली हमें कहाँ से मिलता है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि जो हमारा है यहाँ पे वेसिलेरिया हो गया, लेक्यूनोस्टॉक हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि पॉलीसेकेराइड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगला जो इसमें हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा स्टार्च है। स्टार्च कहाँ कहाँ पे हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो मेज हो गया हमारा, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, यहाँ से हमें मेज मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा है कसावा। कसावा क्या है, एक ऐसा प्लांट रूट है या फिर एक ऐसा प्लांट है जिसके रूट से स्टार्च निकाल करके साबूदाना बनाया जाता है। आगे हम पॉलीसेकेराइड के टाइप्स को देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड जो हमारा है ये दो टाइप का होता है। पहला जो हमारा है होमोपॉलीसेकेराइड, जिसे हम होमोग्लाइकन्स भी कहते हैं। दूसरा हमारा है हेट्रोपॉलीसेकेराइड, जिसे हम हेट्रोग्लाइकन्स कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि आखिर ये होमोपॉलीसेकेराइड होता क्या है। तो ये जो होमोपॉलीसेकेराइड मेनली होता है, इसमें हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो जब एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड अटैच होते हैं तो होमोपॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एक चेन श्रृंखला बनाते हैं, इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसमें जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं वो मेनली हमारा स्टार्च होता है, डेक्स्ट्रीन होता है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, सेलुलोज है। अब ये स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, इनुलिन, सेलुलोज ये आखिर पाए कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च प्लांट में एनर्जी स्टोरेज का काम करता है और एनिमल में एनर्जी का एक सोर्स होता है। जैसे कि हमारे माउथ में जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है, उस सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होती है जो स्टार्च को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करती है। अगर इसके हम केमिकल फार्मूले की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो C6H10O5 होता है। ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। आगे हम देखते हैं कि अगला जो हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड है इसे हम हेट्रोग्लाइकन भी कहते हैं। क्यों हेट्रोग्लाइकन कहते हैं, क्योंकि हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है और सेकेराइड मतलब हमारा शुगर होता है। तो जब अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल यानी कि अलग अलग मोनोसेकेराइड जब आपस में अटैच होंगे तो हमारे हेट्रोपॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। आगे हम देखते हैं कि जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है ये ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है, जिसे हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड या फिर ग्लूकोसामिनोग्लाइकन्स या फिर शॉर्ट फॉर्म में GAG के नाम से भी जानते हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसके जो मेनली एग्जाम्पल्स हैं वो हिपैरिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, कॉन्ड्रिटिन सल्फेट है, हाइलोरिन एसिडिक एसिड है, डर्माटिन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट है, ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखते हैं कि जो हमारा होमोपॉलीसेकेराइड है और जो हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड है इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने आपको पीछे बताया कि जो होमोसेकेराइड है इसमें एक ही जैसे मोनोसेकेराइड आपस में अटैच होते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। अब ये होमोपॉलीसेकेराइड अनब्रांच्ड भी होता है और ब्रांच्ड भी होता है, ये दोनों टाइप का हो सकता है। वहीं अगर हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड में जितने भी मोनोसेकेराइड आपको दिख रहे हैं ये सारे डिफरेंट होते हैं। अब ये जो हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड है ये भी दोनों तरीके का हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है और ये ब्रांच्ड भी हो सकता है। आगे हमने यहाँ पे इसको शॉर्टलिस्ट करके इसको ऐसे क्रिएट किया है एक कॉलम के रूप में, जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे और एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें मोनोसेकेराइड को, तो मोनोसेकेराइड में जो हमारा एग्जाम्पल्स जो हमने आपको दिए थे उसमें ग्लूकोज था, गैलेक्टोज था, फ्रक्टोज था। तो ग्लूकोज मेनली हमारा क्या होता है, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं, जो कि क्या है एक एनर्जी सोर्स का काम करता है सेल्स के लिए। दूसरा जो हमारा है वो हमारा गैलेक्टोज है, जो कि गैलेक्टोज क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, तब जाके ये मेटाबोलाइज होता है। तीसरा जो हमारा मोनोसेकेराइड है वो हमारा फ्रक्टोज है और ये फ्रक्टोज को हम कॉमनली फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रूट शुगर, अब ये होता है क्या, ये कैसे मेटाबोलाइज होता है, तो ये भी पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में तब जाके ये मेटाबोलाइट होता है। अगला जो हम देखते हैं हमारा डाइसेकेराइड है
और इस डाइसेकेराइड में भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे कि हमारा सुक्रोज था, लैक्टोज था, माल्टोज था। तो मेनली क्या होता है, सुक्रोज को हम केन शुगर भी कहते हैं, जिसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। अब ये कैसे डाइजेस्ट होता है, तो ये भी जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, क्योंकि एक डाइसेकेराइड है तो इसका तो हमारे स्टमक या हमारे माउथ में कोई डाइजेशन होगा नहीं। तो जब ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन की जो एंजाइम्स होती हैं, मेनली अगर हम बात करें तो सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होती है वो सुक्रेज होती है। तो जब ये इस पे वर्क करती है सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज पे, तो ये इसको ब्रेक डाउन कर देती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दूसरा हम देखते हैं, जो हमारा दूसरा डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है वो लैक्टोज है, जिसे हम कॉमनली मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमें मिल्क की प्रोडक्ट से मिलते हैं। ये कैसे डाइजेस्ट होते हैं, तो लैक्टोज को भी जो हमारी लैक्टेज एंजाइम है वो ब्रेक डाउन करती है दो मोनोसेकेराइड यूनिट में, जिसमें हमारा जो पहला जो हमारा मोनोसेकेराइड बनता है वो ग्लूकोज होता है, और दूसरा जो बनता है वो हमारा गैलेक्टोज होता है। और जो ये लैक्टोज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इन्फेंट के लिए, क्योंकि वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। थर्ड जो हमारा डाइसेकेराइड है वो हमारा माल्टोज है, जिसे हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, जो मेनली हमें ग्रेन से मिलते हैं। अब ये कैसे होता है कि जो हमारा माल्टोज होता है इस पर भी हमारी माल्टेज एंजाइम वर्क करती है, और ये ब्रेक डाउन करती है इसको, ताकि ये हमारे बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल हो सके। जब माल्टोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। अगला हम देखते हैं जो हमारा पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। तो मेनली ये होते क्या हैं, जो हमारा सेलुलोज है ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है प्लांट में, जो कि डाइटरी फाइबर्स की तरह भी जाना जाता है। अगला हमारा एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, ये प्लांट में एनर्जी स्टोरेज का काम करता है और ह्यूमन में एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, ये क्या होता है, ये हमारे एनिमल सेल में एनर्जी स्टोरेज की तरह पड़ा रहता है, और जब भी बॉडी को हमारे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस करता है, और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान ये ग्लाइकोजन जो हमारा है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। अगर इसकी प्रेजेंस की हम बात करें तो ये हमारे लीवर में, मसल्स में, ब्रेन में, यूटेरस में और वेजाइना में पाया जाता है। आगे अगर हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो ये कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस हैं। तो मेनली अगर हम बात करें कि कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, तो कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारे कार्ब यानी कि शुगर और अदर कंपाउंड के जुड़ने से बने होते हैं। अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं तो ये मेनली कैसा बना होता है, जब यहाँ पे एक शुगर का मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन जब ये अटैच होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे सेल सरफेस का ही एक कंपोनेंट है, यानी कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है और साथ ही ये म्यूकस में भी पाया जाता है। अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन को हम म्यूसिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि म्यूकस में पाया जाता है और हमारे इपिथेलियल सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। इपिथेलियल सरफेस यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसके पास ये भी एबिलिटी होती है कि स्पर्म को फैसिलिटेट करता है ताकि वो जाके एक सरफेस पे अटैच हो सके। अगला जो हमारा इसमें है एग्जाम्पल वो हमारा ग्लाइकोलिपिड है। ये भी कहाँ पाया जाता है, तो ये भी मेनली हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और ये ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये भी जब हमारा ग्लूकोज प्लस लिपिड जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट का, तो वो हमारा प्रोटियोग्लाइकन है। प्रोटियोग्लाइकन्स मेनली क्या होते हैं, ये इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं, जो कि शुगर प्लस अमीनो एसिड से बने होते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा शुगर प्लस अमीनो एसिड जब अटैच होता है तो हमारे प्रोटियोग्लाइकन का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेनली बैक्टीरिया के चारों तरफ एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है और बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस से। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है।
तो इसमें अगर सबसे पहले हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, यानी कि मेटाबॉलिक फ्यूल है, जैसे कि जो हमारे एनर्जी को, जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका फंक्शन हम देखें तो ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी की तरह भी काम करता है। प्लांट में अगर हम बात करें तो ये स्टार्च की तरह स्टोर होता है। वही अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में ये ग्लाइकोजन की तरह स्टोर रहता है, और जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आगे हम देखें इसका थर्ड फंक्शन क्या है, तो ये क्या है कि स्ट्रक्चरल टिश्यू का फॉर्मेशन भी करता है। जैसे प्लांट में अगर हम देखें तो ये सेलुलोज का फॉर्मेशन कर रहा है, बैक्टीरिया में हम देखें तो सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर वहीं हम एनिमल्स में देखते हैं तो ये प्रोटियोग्लाइकन्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारे कार्टिलेज और टिथ में प्रेजेंट होते हैं। आगे हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है और काम क्या करता है, सेल रिकॉग्निशन का, यानी कि सेल को पहचानने का काम करता है, ताकि सेल जो है आपस में जुड़ करके टिश्यू का फॉर्मेशन कर सके। आगे हम देखते हैं इसका अगला फंक्शन क्या है कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्टेड हो सकता है फैट्स और प्रोटीन में। अगला इसका लास्ट जो फंक्शन है वो राइबोज शुगर भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। न्यूक्लिक एसिड मेनली हमारा आरएनए और डीएनए, ये भी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि हमारा राइबोज शुगर होता है। आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है और यहीं पे हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी एंड होता है। 2 पार्ट में हमने पूरे कार्बोहाइड्रेट को कवर किया है एक इजी वे में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।